हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज फिर मॉक टेस्ट लेकर आया हूं जो कि जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का है। और ये मॉक टेस्ट 13 है। इससे पहले मैं 12 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाइए मॉक टेस्ट की जूनियर एडिट की, उसमें वो 12 मॉक टेस्ट डले हुए हैं। तो आप उसमें करिए और देखिए कितने नंबर आपके आते हैं। और अगर कोई भी जो पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया है? 1976 में, 1980 में, 1983 में या 1988 में? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दें, भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 1980 में इसको अधिनियमित किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जो सबसे कम प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन है, डीजल है, मिट्टी का तेल है या कोयला है? तो आपको सबको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम प्रदूषण करता है। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मोबाइल जो चार्जर होता है वो क्या होता है, बताइए। एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है या एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है? तो जो मोबाइल फोन होता है वो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल फोन अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि वोल्टेज को घटाने का काम करता है। ये क्या करता है, जो वोल्टेज होते हैं उनको कम करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। आपने देखा होगा कटा जब हीरा को अगर काट दिया जाए तो बहुत ज्यादा उसमें एकदम रोशनी सी होती है। उसके पीछे कारण क्या है? कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इसकी आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण? तो बताइए इसका ऑप्शन सही है। आपको बताइए कि हीरा चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सान? तो सबको पता होगा कि जो प्राकृतिक बहुलक है वो रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। रेशम हुआ, या आप कह लीजिए ऊन हुआ, या आप कह लीजिए चमड़ा हुआ, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। और इधर जो लिखे हुए हैं बेकलाइट, केवलार या लेक्सान, ये सब कृत्रिम बहुलक है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन्स या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ? तो बताइए यूरिया क्या है? तो सबको पता है कि यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। और इसका जो सूत्र होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, CONH2 का फुल डिवाइस। ठीक है। और ये सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ भी है। अगला प्रश्न है कि एलपीजी जो सिलेंडर है के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध को निम्नलिखित में से किससे पता चलता है? बहुत बार पूछा जा चुका है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथाइल मरकैप्टन? तो इसमें जो गैस लीक का पता चलता है वो है इथाइल मरकैप्टन। तो 7 का ऑप्शन डी पार्ट सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है। हिरण में, गीदड़ में, जेबरा में या घोड़ा में? बताओ किस में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 7 का बी पार्ट जो है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो कोरम होती है वो कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों का चौथा भाग या सदन के सदस्यों का तीसरा भाग? तो ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। 9 का बी पार्ट सही है कि सदन के सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो जो है कथन दिए गए हैं कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार आदर्श संहिता का पालन करना होता है। सबको पता है। कथन ये है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों जो दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सत्य है, या आर जो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सत्य है पर आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ए सत्य है पर आर असत्य है, और ए असत्य है और आर सत्य है। तो बताइए 10वें का ऑप्शन कौन सा सही है? तो 10वें का सी पार्ट है कि ए तो सत्य पर आर जो लिखा हुआ है वो सत्य है। क्योंकि भारतीय गणतंत्र की जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा को अधिवेशन के गठित करने के लिए गणपूर्ति कह सकते हो आप। और इसमें आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो इसका ऑप्शन सही है 11 का सी पार्ट, 1952 में सबसे पहले राज्यसभा का गठन किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? बताइए। संसद है, राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री है? तो 12 का बी पार्ट सही है, राष्ट्रपति। ठीक, इसके बाद ये प्रश्न अगला है, प्रोटम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? सबको पता होगा प्रोटम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। अब क्यों किए जाते हैं? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, या पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो 13 का जो सी पार्ट आपको पता होगा, जब नई नई सरकार चुनी जाती है तो उस समय कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है, और उस समय एक अस्थायी तौर पर जिसको जो इस सदन को चलाता है उसी को प्रोटम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद संसद या कोई भी जो सदन है उस सदन के सभी नेताओं द्वारा एक स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है, फिर इस प्रोटम स्पीकर का कार्यकाल जो कार्य होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या सभी श्रेणी के श्रमिकों को? तो बताइए 14 का सी पार्ट सही है, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही ये क्या करती है, आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है और सबको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो जनपद की संख्या है तो वो तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, 73, 76, 75 या 80? तो सभी को पता है कि 75 जनपद है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, या रोमिनदेही स्तंभ लेख द्वारा, या वहनशांग के विवरण द्वारा, या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो बताइए 16 का प्रश्न का ऑप्शन सही है, 13वें जो शिलालेख है उसके द्वारा हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और उसमें अशोक की विजय थी, और अशोक के 13वें जो शिलालेख है इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? उदय भोज की, आंध्र भोज की, देव भोज की, या राजभोज की? बताइए 17 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी पार्ट सही है, आंध्र भोज की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, या इल्तुतमिश को? तो बताइए 18 का ऑप्शन कौन सा सही है? इल्तुतमिश को कहा गया था गुलाम का गुलाम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 19 का ऑप्शन सही है, और बी पार्ट 1526 में। आपको पता भी होगा कि 21 अप्रैल 1526 को ये पानीपत का युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें जो है वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एवं कश्मीर में, या उत्तराखंड में? तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला है, ये सभी जो आप कह सकते हैं स्टैटिक पोर्शन के, चाहे वो घाटी हो चाहे दर्रे हो, ये सब आपके यहीं पर आप जाएंगे तो स्टैटिक वीडियो में मिलेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी, या बनियाल? तो ऑप्शन ए पार्ट सही है, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय उप प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उट कमंड, या अन्नामुदाई, या दोदा बेटा, या महाबलेश्वर? तो ऑप्शन इसका सही है, अन्नामुदाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो ये सबको पता होगा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो 23 का ऑप्शन जो है वो बताइए कौन सा पार्ट सही है? तो 23 का ऑप्शन डी पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही है, कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, और लगभग 68.71% होता है। इसके बाद देखिए, ताती पाका तेल शोधन कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश में? तो इसका ऑप्शन सही है, डी पार्ट, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या शीतोष्ण वनों में? तो देखिए 25 का ऑप्शन सी पार्ट सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या उपरोक्त तो सभी? तो सबको पता होना चाहिए कि ये मृदा भी प्रदूषण होता है, जल भी प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही है, ज्यादा उर्वरक यूज करने नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, धान का खेत है, वन है,
घास का मैदान है या झील है? तो देखिए कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव ने बनाया हो, तो वन मानव ने तो बनाया नहीं, झील मानव ने बनाई नहीं, घास का मैदान मानव ने बनाया, धान का खेत जरूर मानव ने बनाया, ठीक है, धान की खेती कर रहा है। तो 27 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? तो 28 का सी पार्ट सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, 29 क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें लिखा हुआ है विनोबा भावे, और ये किससे सम्मिलित है? इधर 4 जो है क्रांतिकारी लिखे हुए हैं, और इन्होंने कौन कौन से किस चीज से या किस उससे संप्रदाय से संबंधित है? तो विनोबा भावे, होम रूल आंदोलन, तो आपको बताना है और ऑप्शन बताइए, तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? तो 29 का ऑप्शन जो है वो आपका ए पार्ट सही है। और उसके पीछे कारण ये है कि विनोबा भावे जो है वो व्यक्तिक सत्याग्रह से संबंधित है, और बीजी तिलक जो है वो होम रूल से, और अनवर आसफ अली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में से, और सरोजिनी नायडू जो है वो धनसरा रेड से। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानुगुप्त या मोतीलाल नेहरू? तो बताइए 30 का ऑप्शन कौन सा सही है? गोविंद वल्लभ पंत। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को या 21 जुलाई 1947 को? और बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ये है इसका आंसर 18 जुलाई 1941 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया या लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापिएरे? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो 32 का सी पार्ट, रफीक जकारिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है जकार्ता इंडोनेशिया, बीजिंग चीन में, काठमांडू नेपाल में या मेरठ भारत में? तो बताइए ऑप्शन कौन सा है? बीजिंग चीन में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी 2000 में, 2001 में, 2 में या 3 में? बताइए। तो 34 का ए पार्ट सही है, अप्रैल 2000 में। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है, आप कह लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ या आईएफसी? तो सबको पता होगा 35 का ए पार्ट, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? एम ए जिन्ना ने, या क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने, या विल्सन चर्चिल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो 36 का डी पार्ट सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या खुर्जा में? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये 37 का डी पार्ट सही है, जो कि खुर्जा में। और ये खुर्जा है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के बुलंद, वो उत्तर प्रदेश के जो बुलंद शहर है वहां पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22 नवंबर 2020 को संपन्न एटीपी फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता? ठीक है, ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित है और करंट का क्वेश्चन है। ये आपका बताइए, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव ने, या डोमिनिक थियम ने, या नोवाक जोकोविच ने? तो डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेना के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्रीय अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया है? तो ये भी करंट है, और आप करंट की प्लेलिस्ट में जाके करंट के क्वेश्चन देख सकते हैं। सिम्बेक्स जो है भारत और जापान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में, भारत और सिंगापुर के, या भारत और श्रीलंका? तो सिम्बेक्स जो है वो बताइए आप किसके बीच में हुआ है? तो 39 का सी पार्ट सही है, भारत और सिंगापुर के बीच में ये सिम्बेक्स हुआ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला कि 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिट मैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? अरब सागर, अंडमान सागर या बंगाल खाड़ी या प्रशांत महासागर? तो 40 का बी पार्ट सही है, अंडमान सागर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 21 नवंबर 2020 को किसे लंदन के बातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम में आयोजित एक समारोह में बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, रमेश शंकर पोखरियाल या डॉक्टर हर्षवर्धन या प्रकाश जावड़ेकर? तो 41 का बी पार्ट सही है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अपने देश के क्या है, शिक्षा मंत्री भी हैं। नेक्स्ट अगला है कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 23 नवंबर, 18 नवंबर या 21 नवंबर? तो बताइए, ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली और सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल किस
मिल शुरू की जाएगी? गुजरात में, महाराष्ट्र में, या राजस्थान में, या केरल में? तो 43 का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बताइए कुछ जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें आयोडीन गहरा रोग से संबंधित है, वसा, स्थूलता से, इंसुलिन, मधुमेह से, हार्मोन, हीमोफीलिया से, आर्म्स एनीमिया। तो बता दीजिए, आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज में, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कथन का, कि एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा है और खजूर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही वो पेड़ पर बैठा है और खजूर नीचे गिर पड़ी। अब इस घटना से निष्कर्ष क्या निकलता है? खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कौवे के बैठने के कारण हो, या कौवा कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं, या यह एक दुर्घटना है। तो ये दुर्घटना तो नहीं है, यह एक संयोग हो सकता है। तो फिर 45 का आप कह सकते हो डी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द बताना है, वायलिन, पियानो, बांसुरी या हारमोनियम। तो बताइए कौन सा होगा? तो 46 का सी पार्ट सही है, बांसुरी। ठीक, नेक्स्ट अगला, क्योंकि वो मुंह से बजाई जाती है और वो सब हाथों से बनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। यदि 1999 को 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो सबको पता है कि जब आप एक साल बदलते हैं तो फिर एक दिन बढ़ता है। तो अगर ये मंगलवार था तो आपका इसमें क्या होना चाहिए? मंगलवार के बाद बुधवार हो जाए। ठीक है, तो 47 का डी पार्ट सही। 48 लिखा हुआ है कि यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शाता है, तो सही समय क्या होगा? बताइए। अगर दर्पण प्रतिबिंब 3:15 दिखा रहा है, तो आप सीधी सी बात है कि 12 में से घटा दीजिए। 12 में से 3:15 घटाइए आप, तो आप देखोगे कितने निकलेंगे आपके। तो ऑप्शन आपको बताना है कि 9:15, 8:15, 3:15 या 8:45। तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट 8:45। ठीक, नेक्स्ट अगला जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार से है कि यदि इस प्रेयर को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं, आप कोडिंग कोडिंग तो बहुत सरल होता है, बस आप ध्यान रख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो देखिए, पी से एम पर जा रहे हैं, इसका मतलब -3 घट रहा है। आर से ओ पे जा रहे हैं, -3 घट रहा है, तो -3 घटाना है, तो एस से -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए, एस से -3 घटाएंगे तो पी आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्स, आई, आर, क्यू और बी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप कहाँ पर सही है इसका ऑप्शन। तो पी, एक्स, आई, क्यू, आर, बी। ठीक है, तो बी पार्ट सही है। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय माथुर बनाए गए, अजय मल्होत्रा, पीटी सिन्हा या सतीश चंद्र? तो बताइए, इसका ऑप्शन जो है 50 का बी पार्ट सही है, अजय मल्होत्रा। तो इस तरीके से आपने देखे कि मैंने 50 क्वेश्चन कराए, और इसमें आप कितने नंबर आए, तो आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी करते रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप जो है वो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।